बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिस्कशन रिक्वायरमेंट्स इंट्रोडक्शन के ऊपर होगी। रिक्वायरमेंट इंट्रोडक्शन हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस की एक टेक्निक है जिसको यूज़ करके रिक्वायरमेंट को का एनालिसिस किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि क्या हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ जो है ओवरलैप्स मौजूद हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है इसकी हेल्प से। तो जैसे मैंने बता दिया कि रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करके उसके अंदर जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैप्स को आइडेंटिफाई किया जाए। और इसी तरह से हमारे पास रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली शो करती है कि किस तरह से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और इसको हम बना सकते हैं जो रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स है, इंटरेक्शन मैट्रिक्स है, इसको इसके लिए हम स्प्रेडशीट को यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम ये रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स हम किस तरह से यूज़ की जाती हैं, रिक्वायरमेंट किस तरह से मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह से बनती है रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हर एक रिक्वायरमेंट जो है वो दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, और अगर कोई रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं दो रिक्वायरमेंट्स, एक रिक्वायरमेंट को हम R1 कह देते हैं और दूसरी रिक्वायरमेंट को R2 कह देते हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट R1 जो है वो R2 के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही है, तो वहाँ पे उस सेल में हम 1 हम लिख लेते हैं, फिल कर लेते हैं। और अगर कोई रिक्वायरमेंट हमारे फॉर एग्जांपल R1 रिक्वायरमेंट जो है वो दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ ओवरलैप कर रही है, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे 1000 फिल कर देते हैं। और अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट जो है वो किसी रिक्वायरमेंट के साथ ना तो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है और ना ओवरलैपिंग है, तो वहाँ पे हम 0 को फिल कर देते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा अंडरस्टैंड होगी जब हम एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने इंटरेक्शन मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ये जो रोज़ हैं, ये यहाँ पे भी हमने रिक्वायरमेंट्स को लिख लिया। हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, R1 R2 R3 ये रिक्वायरमेंट्स हैं। और दूसरे हमारे पास कॉलम्स में भी रिक्वायरमेंट्स हैं R1 R2 से R6 तक। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले R1 रिक्वायरमेंट को सबसे पहले R1 के साथ हमने कंपेयर करना है, और उसका एनालिसिस करके हमने देखना है कि क्या उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है या उसके अंदर कोई ओवरलैप मौजूद है। अगर नहीं है तो हमने वहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई ओवरलैप नहीं है, तो वहाँ पे हमने 0 फिल कर दिया। इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास R1, क्योंकि R1 के साथ तो जब उसको कंपेयर किया जाएगा तो वो अपने साथ ही कंपेयर हो रही है, तो उसमें तो ना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आना है ना ओवरलैप आना है। इसी तरह से फिर R1 रिक्वायरमेंट को R2 के साथ कंपेयर किया जाएगा, और उसमें कोई ओवरलैप आ रहा है या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको बताया जाएगा यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल, तो हमने यहाँ पे 0 फिल कर दिया। और इसी तरह से हमारे पास फिर R1 को R3 के साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, और R1 को R3 से कंपेयर किया गया तो उसके दरमियान जो है हमारे पास ओवरलैप आ रहा है, तो ओवरलैप के लिए हम 1000 लिखते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे फिर हमने 1000 लिख लिया फॉर एग्जांपल, उसमें ओवरलैप आ रहा है तो यहाँ पे 1000 सेल में फिल कर दिया। इसी तरह से R1 को R4 के साथ, फिर R1 को R5 के साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, तो R4 के साथ कंपेयर किया, कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई ओवरलैप नहीं आया, और R5 के साथ किया गया तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया, तो इस वजह से वहाँ पे 1 फिल कर, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वहाँ पे 1 हम फिल कर रहे हैं, जहाँ पे ओवरलैप आ रहा है वहाँ पे 1000। और इसी तरह से फिर R1 को R6 के साथ कंपेयर किया गया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको 1 से स्पेसिफाई कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये एक आइट्रेशन हो गई
तरह से तमाम R2 को फिर R1 के साथ कंपेयर किया जाएगा और R2 को फिर R2 के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे तो कुछ नहीं आना। R2 को R3 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, और फिर R2 को R4 के साथ कंपेयर करेंगे और इस तरह तमाम के साथ कंपेरिजन करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आता जाएगा उसको हमारे पास यहाँ पे ये फिल किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास R2 जो है उसका किसी भी दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ ना तो कॉन्फ्लिक्ट है और ना ओवरलैप है। और इसी तरह से अगर हम थर्ड रो में देखें तो R3 को अब कंपेयर किया गया तो उसका R3 का R1 के साथ जो है ओवरलैप आ रहा है, ठीक है, और इसी तरह से R4 के साथ भी ओवरलैप आ रहा है और इसी तरह से R6 के साथ भी ओवरलैप आ रहा है और इसी तरह से अगर हम देखें R4 को तो R4 जो है उसका R3 के साथ ओवरलैप आ रहा है और R5 के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और इसी तरह से R1 के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो इस तरह से इंटरेक्शन मैट्रिक्स बनाई जाएगी और इसके बनाने से हमें ये मालूम होगा कि ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो है उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शन है, किस तरह से इंटरेक्शन हो रही है और अगर उससे इसके आखिर में हमें इसका इस तरह से एनालिसिस करने के बाद हमें ये मालूम होगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं। फिर उसको आगे जाके नेगोशिएशन का जो फेज़ है उसके अंदर जाके उसमें उस पर डिस्कशन होगी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ और फिर उसको रिव्यू करके इन ओवरलैप और कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव किया जाएगा। हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं इंटरेक्शन मैट्रिसेस पे। एक तो ये कि अगर जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कुछ रिक्वायरमेंट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है तो वो ये एज्यूम करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा और उसी दौरान वो गलती कर देता है और कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन वो नहीं डिसाइड कर पा रहा तो बाद में इसका बहुत बड़ा मसला बनेगा एज़ कम्पेयर टू अगर वो नहीं डिसाइड कर पा रहा तो उसको एज्यूम करना है कि कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसको रिमूव करना बाद में वो इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा जितना कि अगर एक दो रिक्वायरमेंट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है और उसको स्पेसिफाई ना किया जाए, उसको डिटेक्ट ना किया जाए। तो इस वजह से अगर रिक्वायरमेंट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है वो उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा तो वो एज्यूम करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये गाइडलाइन उसकी होगी। और इसी तरह से अगर हम देखें ये एग्जांपल्स की जो हमने पीछे देखी तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास R1 जो है वो ओवरलैप कर रहा है और R3 के साथ, R1 रिक्वायरमेंट जो है वो ओवरलैप कर रही है R3 के साथ और कॉन्फ्लिक्ट कर रही है R5 और R6 के साथ। तो ये हम R1 को देख लेते हैं पीछे जाके, तो हम देख सकते हैं कि R1 हमारे पास यहाँ पे ओवरलैप कर रही है R3 के साथ और कॉन्फ्लिक्ट कर रही है R5 और R6 के साथ। तो ये हमें इस में एग्जांपल में हमें नज़र आ रहा है, इसी की बात हो रही है। इसी तरह से जो अब एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास जो R2 थी वो एक इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है, ना तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है और ना ही वो जो ओवरलैप कर रही है। तो इसको हम जाके देख सकते हैं एग्जांपल में कि R2 जो है हमारे पास वो एक इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे R2 को, R2 जो है ये सब 0 का मतलब है कि ये किसी भी दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ ना तो ओवरलैप कर रही है और ना कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। तो ये एक इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है हर लिहाज से। और R3 जो है अगर हम एग्जांपल में देख लें तो हमारे पास R3 जो है वो ओवरलैप कर रही है R3 जो है ओवरलैप कर रही है R1, R4 और R6 के साथ। तो ये हम एग्जांपल में जाके देख सकते हैं R3 को। तो ये R3 आपके सामने है, इसको देखें आप। तो R3 आपके पास
कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो ओवरलैप कर रही है R1 के साथ और R4 के साथ और R6 के साथ। सॉरी, इसको ठीक है। तो ये बात हमने देख ली कि हमारे पास R3 ओवरलैप करी R1 R4 R6 के साथ। अच्छा जी, अब इसमें हमने इंटरेक्शन मैट्रिसेस में हमने डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ को यूज़ किया है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि इजीली कॉन्फ्लिक्ट ओवरलैप्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनकी वैल्यूज़ को सम कर लिया जाए तो हम आसानी से नंबर ऑफ ओवरलैप और कॉन्फ्लिक्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को यूज़ किया गया है। और जिस रिक्वायरमेंट के अंदर जो है इसको जो वैल्यूज़ को ऐड करके हाई वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, तो उससे ये मालूम होगा कि उन रिक्वायरमेंट को केयरफुली उसको एग्जामिन करना चाहिए कि वो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलैप उसमें आ रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा एग्जामिन करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर हमारी के पास किसी रिक्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ओवरलैप्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उस रिक्वायरमेंट को अगर चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, इसका मतलब है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट और जो ओवरलैप आ रहा है तो उसकी इंटरेक्शन और रिक्वायरमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वो जो रिक्वायरमेंट है अगर उसमें चेंज आएगी तो इसका इम्पैक्ट और रिक्वायरमेंट्स पे बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, और इंटरेक्शन मैट्रिक्स हमारे पास जो है ये आप कह सकते हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज है कि उस वक्त जो है ये ज़्यादा का हमारे हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा ना हो। अगर 100 हैं, 200 हैं तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स में है, तो फिर ये इसको इस्तेमाल करना और इसको मैनेज करना इंटरेक्शन मैट्रिक्स को, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें जो अपर लिमिट हमारे पास है वो 200 रिक्वायरमेंट तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होंगी तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जब हम हमारे पास ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ओवरलैप्स आ जाएंगे तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने बात की कि हम आगे जो नेक्स्ट स्टेज है नेगोशिएशन का, रिक्वायरमेंट्स नेगोशिएशन का, उसमें इस पर डिस्कशन होगी कि किस तरह से इन ओवरलैप्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जाए। तो ये हमारी डिस्कशन थी रिक्वायरमेंट इंट्रोडक्शन के ऊपर।